A very good morning to all of you. Today is the 7th lecture of Pharmaceutical Chemistry 2 under the topic antibiotics. The first antibiotic in today's lecture is ampicillin, which is a white or slightly buff colored product having no odor and crystalline in nature. Melting point is 202 degrees Celsius, and as far as the solubility is concerned, it is sparingly soluble in water, practically insoluble in alcohol, acetone, chloroform, ether and fixed oils. It dissolves in dilute solutions of acids and alkali hydroxides. This was all about their brief introduction of ampicillin. The structure is before you. And for your kind information, the structures of most of the compounds are very important as far as your annual examination is concerned. It gives allergic reactions to some extent, and it is stored at a temperature not exceeding 30 degrees Celsius, and it is stored in airtight containers. So under this ampicillin category, one type is ampicillin sodium, other is ampicillin trihydrate. So when we talk about the uses of ampicillin as an antibiotic, it is used in a variety of infections, treatment of variety of infections like respiratory tract infections, urinary tract infections, gonorrhea, female problem, etc., etc. So many other diseases which are all on your screen. And the dosage of ampicillin depends upon the severity of disease, कि बीमारी किस हद तक जा चुकी है, even patient की उम्र क्या है, the age of the patient, and even how the kidney of the patient is functioning, the renal function. If the kidney is not functioning properly, the dose should be reduced. तो उसकी डोज को कम किया जाएगा, की जानी चाहिए. और इसके जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट जो आपको बेंजाइल पेनिसिलिन में मैंने लास्ट लेक्चर में करवाए थे सेम है. और अगर वो ये एम्पिसिलिन से कोई व्यक्ति एलर्जिक है तो जो रिएक्शंस होंगे, स्किन रैशेस उसमें कॉमन है. हाँ, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एडवर्स इफेक्ट्स भी आ सकते हैं, यानी कि उसको डायरिया हो सकता है, नोजिया हो सकता है और वोमिटिंग हो सकता है क्वाइट फ्रीक्वेंटली. नेक्स्ट इज क्लॉक्सासिलिन सोडियम. इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 170 डिग्री सेल्सियस, एंड वाइट इन कलर, no odor, hygroscopic, means it can absorb the moisture, and a microcrystalline powder, काफ़ी फाइन है, पार्टिकल साइज इसका. It is soluble in water, रेशो है 1:2.5 and alcohol में है 1:30. Even it is soluble in methanol
pyridine, ethylene glycol, and it is slightly soluble in chloroform. इसका जो 10% सोल्यूशन है वाटर में, उसकी pH है 5 to 7, और इसके जो एक्वा सोल्यूशंस होते हैं, यानी इसका जो पानी के साथ मिक्स करके जो सोल्यूशन बनाया जाता है, दे आर रिपोर्टेड टू बी स्टेबल अप टू 24 आवर्स, 24 घंटे तक स्टेबल रहते हैं अगर उनको 25 डिग्री सेल्सियस तक स्टोर करके रखा जाए, और अगर उनको 5 डिग्री सेल्सियस तक स्टोर करके रखा जाए तो वो 72 आवर्स तक स्टेबल होते हैं। जो क्लॉक्सासिलिन सोडियम है, इसको 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान पे कभी भी स्टोर नहीं किया जाता, और हमेशा एयर टाइट कंटेनर्स में ही स्टोर किया जाता है। अब इसका जो यूज़ है, इन्फेक्शन हो गई स्टेफाइलोकोकाई जो कि बेंजाइल पेनिसिलिन से ठीक नहीं हो पा रहे, या वो जो बेंजाइल पेनिसिलिन को कुछ नहीं समझते, तो फिर इसकी ज़रूरत पड़ती है। स्किन की इन्फेक्शंस में इसका इस्तेमाल होता है, सॉफ्ट टिश्यूज़ की इन्फेक्शंस में इसका इस्तेमाल होता है, बोन्स एंड जॉइंट्स की, रेस्पिरेटरी ट्रैक की, यूरिनरी ट्रैक की इन्फेक्शंस में इसका इस्तेमाल होता है, कान की कुछ तकलीफ़ों में इसका इस्तेमाल होता है, इवन के जो हार्ट की एक मेम्ब्रेन है उसकी इन्फ्लामेशन में भी इसका इस्तेमाल होता है। कई बार जो ज़ख़म है वो ज़्यादा ख़राब हो जाए तो सेप्टिकेमिया के समय भी इसका इस्तेमाल होता है, और ब्रेन की जो एक इन्फ्लामेशन है उसकी मेम्ब्रेन की, उसके समय भी इसका इस्तेमाल होता है। इवन के इसको जो सर्जरी के समय, ऑर्थोपेडिक सर्जरी के समय या कार्डियोथोरेसिक सर्जरी के समय भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। और इसके जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो वही है जो कि बेंजाइल पेनिसिलिन सोडियम के हैं। कार्बेनिसिलिन सोडियम जो है, ये वाइट हाइग्रोस्कोपिक पाउडर है, सॉल्युबल इन वाटर, रेशो बता दिया आपको 1:1.2, एंड अल्कोहल में 1:25। इट इज़ प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन क्लोरोफॉर्म एंड ईथर, तो इनमें नहीं घुलता। 10% सोल्यूशन जो है इसका पानी में, उसकी pH है 6 to 8, और एक्वा सोल्यूशंस जो हैं कार्बेनिसिलिन सोडियम के, वो 24 घंटे तक स्टेबल रहते हैं अगर इनको रूम टेम्परेचर पे भी स्टोर करके रखा जाए। लेकिन एसिडिक मीडियम में ये स्टेबल नहीं होता। बेसिकली कार्बेनिसिलिन सोडियम जो है, इसको एक टेम्परेचर जो 5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ना हो उस पर वेल क्लोज कंटेनर्स में स्टोर करके रखा जाता है। तो स्यूडोमोनास एरुजिनोसा जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, जो इन्फेक्शंस कॉज करता है, खास आप ले लो कि कुछ रेस्पिरेटरी ट्रैक की इन्फेक्शंस आ गई या यूरिनरी ट्रैक की इन्फेक्शंस आ गई, तो इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। एडवर्स इफेक्ट्स की बात करूँ तो बेंजाइल पेनिसिलिन सोडियम के ही जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो ही इसके, तो आप कृपया बेंजाइल पेनिसिलिन सोडियम के एडवर्स इफेक्ट्स को अच्छे से हर बार जैसे ही नई ड्रग आती है तो याद रखने के लिए उनको काफ़ी बार पढ़े तो आपको ध्यान में रहेंगे। जेंटामाइसिन सेम इट अकर्स एज वाइट पाउडर, मेल्टिंग पॉइंट बता दिया इसका 102 से 108 डिग्री सेल्सियस। इट इज़ फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर, इट इज़ सॉल्युबल इन pyridine, डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड, मॉडरेटरी सॉल्युबल है मिथानॉल में, इथानॉल में, एसीटोन में, और प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल है बेंजीन में या हैलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब जो जेंटामाइसिन्स है उनकी कुछ श्रेणियां हैं, जैसे C1 C2, तो इन्होंने बोला कि भाई जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं इनके C1 का अलग है, C2 का अलग है। तो जो C1 है उसका मेल्टिंग पॉइंट है 94 से 100 डिग्री सेल्सियस, और जो C2 है उसका मेल्टिंग पॉइंट है 107 से 124 डिग्री सेल्सियस।
तो अब बात कर रहे हैं जेंटामाइसिन की जो एक कैटेगरी है जिसका नाम है जेंटामाइसिन सल्फेट। इसका सॉल्ट वाइट टू बफ कलर्ड, हाइग्रोस्कोपिक है यानी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, फ्रीली सॉल्युबल है पानी में, इथिलीन ग्लाइकॉल में सॉल्युबल है, फॉर्मामाइड में सॉल्युबल है, और अल्कोहल, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म और ईथर में प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल है। और इसको भी एयर टाइट कंटेनर्स में ही स्टोर करके रखा जाता है। सेप्टिकेमिया, जख्मों की बात हो रही है, अगर जख्म ख़राब हो गया तो, और छोटे बच्चों के केस में अगर सेप्सिस होती है तो, या कुछ और सीवियर सिस्टमिक इन्फेक्शन है जैसे ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म, उसकी वजह से तो फिर जेंटामाइसिन सल्फेट का इस्तेमाल होता था या होता है। जैसे मैंने पिछले एक उसमें उदाहरण में एंडोकार्डिटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ एंडोकार्डियम, तो यहाँ पे भी जो स्टेफेलोकोकाई है, स्ट्रेप्टोकोकाई है, एंटेरोकोकाई है, इनकी वजह से तो इसका इस्तेमाल होता है। भाई ये चीज़ें मैं नहीं बताऊँगा आपको, स्ट्रेप्टोकोकाई क्या है, एंटेरोकोकाई क्या है, स्टेफेलोकोकाई क्या है, ये ऑलरेडी मेरे ख्याल से आपको पता होना चाहिए जो कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बारे में, क्योंकि ये केमिस्ट्री है। यहाँ पे आपको यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना चाहिए और आपको इसके यूजेज और एडवर्स फैक्ट्स पता होने चाहिए। तो नॉर्मली इसको सीरियस जो सिस्टमिक जेनिटो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस है या जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से होती हैं, खास करके स्यूडोमोनास या प्रोटियस स्पीसीज से, तो इसका इस्तेमाल होता है। नियोमाइसिन सल्फेट जो है ये एक वाइट और येलोइश वाइट ओडरलेस हाइग्रोस्कोपिक, यहाँ तक तो आपको पता है, फोटोसेंसिटिव मतलब जो सनलाइट की वजह से ख़राब हो जाए, और लेकिन नेचर इसकी क्रिस्टलाइन है, वेरी सॉल्युबल है वाटर में, स्लाइटली सॉल्युबल है अल्कोहल में, इनसॉल्युबल है एसीटोन, क्लोरोफॉर्म और ईथर में। 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर पे इसको स्टोर नहीं किया जा सकता, और एयर टाइट कंटेनर्स में स्टोर किया जाता है और लाइट से प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। यूजेस की बात करूं तो नियोमाइसिन सल्फेट जो है इसको यूज़ किया जाता है ट्रीट करने के लिए स्किन की इन्फेक्शंस को, आई इन्फेक्शंस को, जो कि स्टेफेलोकोकस की वजह से या कुछ और ऑर्गेनिजम्स की वजह से हो सकती हैं। इसको ईयर ड्रॉप्स में भी डाला जाता है। नियोमाइसिन की क्रीम आती है नियोमाइसिन सल्फेट की, और क्लोरहेक्सिडिन हाइड्रोक्लोराइड की नाक में डालने के लिए या नाक में लगाने के लिए, अगर स्टेफेलोकोकस नेज़ल कैरियर जो है ऐसा नाक की कोई इन्फेक्शन होगी तो। बड़ा जो यूज़फुल एंटीबायोटिक है ये, अगर आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल किया तो, इवन के जो स्किन इन्फेक्शन है यानी डर्मेटोलॉजिक इन्फेक्शंस हैं उसमें भी इसको यूज़ किया जाता है। पेट की कोई सर्जरी आ गई, एब्डोमिनल सर्जरी है, तो उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस को कम करने के लिए, क्योंकि पेट में आपका खाना जा रहा है या वहाँ पे पॉटी है तो बैक्टीरियल फ्लोरा वहाँ पे ज़्यादा हो सकता है इंटेस्टाइन में, तो उससे फिर बचने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसकी जो एब्जॉर्प्शन है डाइजेस्टिव ट्रैक से बहुत कम है, सो इट्स ओरल यूज़ जो है कोई ज़्यादा सिस्टमिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता नहीं है, तो फिर इसको इंजेक्शन के थ्रू डायरेक्ट ब्लड में पहुँचाया जाएगा। एरिथ्रोमाइसिन जो है ये एक बिटर कंपाउंड है, वाइट है, स्लाइटली येलो है, ओडरलेस है और स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक है, क्रिस्टल है या पाउडर रूप। जो क्रिस्टल है उसका मेल्टिंग पॉइंट है 135 से 140 डिग्री, स्लाइटली सॉल्युबल है पानी में, लेस सॉल्युबल है अल्कोहल में हाई टेम्परेचर पे, मिथाइल अल्कोहल में, क्लोरोफॉर्म में। इसको भी वैसे ही एयर टाइट कंटेनर में और प्रोटेक्टेड फ्रॉम, बेसिकली जो कॉमन वर्ड्स हैं कि इसको स्टोर कैसे किया गया एयर टाइट कंटेनर में, इज इट शुड बी इफ़ इट शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट तो लिखा होगा, तो ऐसे कौन से कंपाउंड है जो कि जिसमें बार बार आया कि इट शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट, तो ऐसी चीज़ों को आप एक चार्ट पे लिख लो ताकि आपको हर किसी के लिए अलग से याद करने के बजाय उस चार्ट में जब आप उन सब ड्रग्स को एक साथ पढ़ोगे तो आपको याद रखना आसान हो जाएगा।
इसको ज़्यादातर जो है ओरल डोज में भी यूज़ किया जा सकता है। इसका जो बिटर टेस्ट है उससे बचने के लिए कैप्सूल फॉर्म में दिया जा सकता है। टेट्रासाइक्लिन ये ग्रुप है एक्टिनोमाइसिटिस एंटीबायोटिक्स का। तो इसमें जो टेट्रासाइक्लिन्स ऑफन कंसिडर्ड है एंटीबायोटिक्स ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सो मनी कंडीशंस, जैसे कि ब्रूसेलोसिस है। ये बेसिकली जानवरों की बीमारी है, मतलब या आप ये कह लो कि जानवरों की वजह से होने वाली बीमारी है, हाईली कंटेजियस है। अगर आप अनपास्चराइज्ड मिल्क आपने यूज़ कर लिया या अनकुक्ड मीट आपने इन्फेक्टेड एनिमल्स का इस्तेमाल कर लिया या आप उनके जानवरों के सिक्रीशंस के कांटेक्ट में आ गए तो फिर आपको ये हो सकता है। इसको अनड्यूलेंट फीवर भी कहा जाता है, इसको माल्टा फीवर भी कहा जाता है, इसको मेडिटेरेनियन फीवर भी कहा जाता है। तो काफ़ी सारे नाम आपको और पता चल गए। अब है कॉलरा। ये भी एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है, खास करके जो गंदा पानी है, तो जिसकी वजह से भाई डिहाइड्रेशन हो जाएगी कि अगर व्यक्ति को नहीं इलाज मिला तो उसकी डेथ हो सकती है। कॉलरा। नेक्स्ट इज रिलैप्सिंग फीवर। बार बार मतलब ये हो रहा है, जो छोटे छोटे जो जीव होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, ठीक है, तो वो टिक्स हो गए, लाइस यानी कि जुएँ हो गई, जिनकी वजह से ये बुखार आता है। तो ऐसी इन्फेक्शंस जो है उसमें ये हमारा टेट्रासाइक्लिन काम में आता है। और बहुत सारी लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्शंस है जिसमें ये काम में आता है। ये स्ट्रक्चर है इसका, लीस्ट एक्सपेंसिव है यानी ज़्यादा महंगा नहीं है। ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड है, ब्राइट येलो है कलर में, और या फिर आप कह सकते हैं ओडरलेस है। ये क्रिस्टलाइन है, मेल्टिंग पॉइंट है 170 से 175 डिग्री सेल्सियस। सनलाइट अगर इस पर पड़ गई तो ये डार्क कलर में हो जाएगा और मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर लेगा। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो पानी में इसकी सॉल्युबिलिटी 1 in 25,000 है, अल्कोहल में 1 in 50 है, मिथाइल अल्कोहल में भी ये सॉल्युबल है, एसीटोन में स्पेरिंगली सॉल्युबल है, फ्रीली सॉल्युबल है डाइल्यूट एसिड्स में। इसको भी स्टोर करना एयर टाइट कंटेनर्स में और इसको प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट करना। जो इसकी सॉल्ट फॉर्मेशन है टेट्रासाइक्लिन की, टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड जो है येलो है, ओडरलेस है, हाइग्रोस्कोपिक है, मॉइस्चर ऑब्जॉर्व करता है, क्रिस्टलाइन है। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो पानी में 1 in 10 है, अल्कोहल के इस केस में 1 in 100 है, और इसको भी वैसे ही एयर टाइट कंटेनर में और लाइट से प्रोटेक्ट करके रखना है। यूज़ की बात करूँ तो जो टेट्रासाइक्लिन है इसकी वाइड स्पेक्ट्रम है, एक्टिविटी है इसकी, जो लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्शंस में इसका इस्तेमाल होता है। रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर आ गया, क्यू फीवर आ गया, चलमाइडिया इन्फेक्शंस आ गई, रिकेट्सियल इन्फेक्शंस आ गई, टाइफाइड में भी इसका इस्तेमाल होता है, यूरिनरी ट्रैक की इन्फेक्शंस में भी इसका इस्तेमाल होता है, लंग्स से जुड़ी हुई इन्फेक्शंस में भी इसका इस्तेमाल होता है, इवन के जो बार बार फीवर आता है उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम, वाइड स्पेक्ट्रम आप कह सकते हो। इसकी वजह से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, नोजिया यानी वोमिटिंग, डायरिया, इवन के अंदर पेट में जलन हो सकती है, इवन अल्सर्स हो सकते हैं, लिवर की टॉक्सिसिटी हो सकती है, एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं। रोली टेट्रासाइक्लिन जो है इसकी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी है और
सेम वही जो टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड का है, ऑलमोस्ट ये वैसा ही है, बस इसका आप सॉल्युबिलिटी चेक कर सकते हो कि सॉल्युबिलिटी जो इसकी पानी में है 1:1.1 एंड अल्कोहल में 1:200, एसीटोन में भी सॉल्युबल है, डाइल्यूट एसिड्स एंड एल्कलीज में भी ये सॉल्युबल है, इवन ईथर में भी ये सॉल्युबल। इसको वैसे ही स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर्स एंड इट शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। क्लोर टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड जो है ये भी एक एंटीबायोटिक ऐसा है जो सिमिलरली वैसे ही इसके टेट्रासाइक्लिन जैसे यूज़ और वैसे ही इसके जो है एडवर्स इफेक्ट्स हैं। ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन है, ऑलमोस्ट इसको भी वैसे ही एयर टाइट कंटेनर्स में स्टोर करना है, इसको भी लाइट से प्रोटेक्ट करना है, इसकी भी सॉल्युबिलिटी ऑलमोस्ट नियर टू द इसके जो प्रेडिसेसर्स हैं उसके जैसी है। येलो और पेल येलो कलर आ गया, हाइग्रोस्कोपिक नेचर में आ गया, लाइट ब्राउन हो सकता है, क्रिस्टलाइन है, पानी में 1:2 रेशो सॉल्युबिलिटी, अल्कोहल में 1:45 है, प्रैक्टिकली क्लोरोफॉर्म में और ईथर में इनसॉल्युबल है, न्यूट्रल पीएच है एक्व सॉल्यूशंस की इसके की। अगर पीएच जो इसकी लेस दैन 2 होगी तो ये इनएक्टिवेट हो जाता है। यूज़ करो तो सेम एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी है इसकी, जैसी कि भाई टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड की है। टैबलेट्स में इसका भी टैबलेट के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है, ओरल सस्पेंशन में भी इसका इस्तेमाल होता है, इंट्रावीनस इंजेक्शंस में भी इसका इस्तेमाल होता है। सेम उसके एडवर्स इफेक्ट हैं जो कि दूसरे टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड के हैं। नेक्स्ट इज डिमैक्लोसाइक्लिन, येलो ओडरलेस क्रिस्टलाइन पाउडर है। सॉल्युबिलिटी की बात करूं तो 1:30 to 60 है पानी की, अल्कोहल की 1:50 है, प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल एसीटोन में, क्लोरोफॉर्म में, ईथर में, सॉल्युबल है एक्व सॉल्यूशंस ऑफ एल्कली हाइड्रोक्साइड्स और कार्बोनेट्स। इसकी वजह से भी इन फ्रीक्वेंट फोटोसेंसिटिविटी रिएक्शंस शो कर सकता है। ये टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड वाले ही इसके यूजेस हैं, एडवर्स इफेक्ट्स भी इसके टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड वाले। इसीलिए बोल रहा हूँ कि जो ड्रग्स हैं इसको याद रखने का तरीका यही है कि इनकी ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ जो हैं, ज़्यादातर जो इनके आप यूजेज और इनकी स्टोरेज कंडीशंस ये देख रहे हो ऑलमोस्ट एक जैसी हैं। तो जो ऑलमोस्ट एक जैसी है उनको एक सामने लिख लो ताकि आपको एक को याद करना पड़े और बाकी सब आपको याद है। डॉक्सीसाइक्लिन है, मेल्टिंग पॉइंट 201 है, GIT से आसानी से एब्जॉर्ब होता है। और एक चीज़ बता दूं कि टेट्रासाइक्लिन को जब लिया जाता था, अब तो पता नहीं इसका इस्तेमाल होता है या नहीं है, क्योंकि बड़े और एंटीबायोटिक्स अवेलेबल हैं। पानी के साथ लिया जाता था, लेकिन मिल्क या मिल्क कंटेनिंग प्रोडक्ट्स के साथ इसको नहीं लिया जाता। ये इसका सॉल्ट है डॉक्सीसाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड जो है, इसको भी सेम पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड यूज़ किया जाता है। तो बार बार आपको केवल स्ट्रक्चर को आपको बनाना है, लेकिन इसके जो यूजेस वगैरह हैं ये कॉमन है। रेडिली एब्जॉर्ब्ड है एंड एक्सक्रीटेड मोर स्लोली है, एक्सक्रीशन इसकी धीरे धीरे होती है दूसरे टेट्रासाइक्लिन्स के कंपैरेटिवली। और इसकी जो क्योंकि ये कम एक्सक्रीशन होती है तो लंबे समय तक इसका ब्लड में कंसंट्रेशन बनी रहती है। फिर से वही एडवर्स इफेक्ट्स इसके वैसे ही हैं जैसे कि टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड वाले। थैंक्स ए लॉट। अगर आपको लग रहा है कि कोई सवाल बन रहे हैं जो मैं नहीं करवा पा रहा हूँ, नहीं बता पा रहा हूँ, तो आप मेरे से पूछ सकते हो, मुझे सजेशंस भेज दो, पर्सनल नंबर पे क्वेश्चंस पूछ लो अपने ग्रुप में। स्टे सेफ।